नमस्कार है सबको। तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। एक बारी फिर से बताते हैं फॉर ऑल दोज न्यू स्टूडेंट्स जो कि ज्वाइन कर रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिशन्स और उस पे हमने स्टार्ट किया है फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसमें पूरे आपकी जो सीरीज है, जो आपकी प्लेलिस्ट है, इसमें सारे के सारे फिजिकल केमिस्ट्री से लेके टॉपिक्स रहेंगे फॉर योर कॉम्पिटिशन्स। कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स के लिए ये आपके वीडियोस इंपॉर्टेंट है? Number one, of course, JEE Mains and Advanced. Then second is going to be your NEET. Then it is going to be your CUET entrance for your masters. फिर उसके बाद MSc के entrance के लिए भी है and CUET में entrance for your graduation, whosoever wants to take chemistry. And then this will also help you for the teacher eligibility test and central teacher eligibility test के लिए भी ये केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिशन्स वाली जो प्लेलिस्ट है दैट इज रियली रियली गुड फॉर यू। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है मास्टर कैड। तो एक टोटल हम लोगों ने ये एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आपको पूरा का पूरा कॉम्पिटिशन्स की केमिस्ट्री आई एम गोइंग टू टीच। एंड ऑल्सो टेलीग्राम चैनल पे नोट्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर के भी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और सेकेंडली स्ट्रक्चर ऑफ एटम। Also, assignment of some basic concepts of chemistry has already been uploaded. इसकी जो assignment है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसकी असाइनमेंट भी आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है ताकि आप क्वेश्चंस जो हैं मेरे साथ प्रैक्टिस कर सको और अपने डाउट्स भी क्लियर कर सको। तो उसका जो लिंक है दैट इज इन द सब्सक्रिप्शन, सॉरी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो आप उसको ज्वाइन कीजिए टू गेट मोस्ट बेनिफिट फ्रॉम दिस प्लेलिस्ट। ठीक है, अब लास्ट वाली जो टॉपिक थी हमारी 2.4 जो कि कल अपलोड हुई थी, उस पे हम लोगों ने एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन किया था which was discovery of the anode। ठीक है, एंड आफ्टर दैट एनोड रेज से डिस्कवर करके क्या हमारे पास आया था, वी गॉट द प्रोटॉन्स। नाउ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए, प्रोटॉन्स आ गए, रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी दे दिया। तो उसके बाद अब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रपोज, राइट। उस मॉडल को, आपको ये तो पता ना कि रदरफोर्ड से क्या हुआ था, न्यूक्लियस जो था that was the discovery of nucleus that was done by the Rutherford's alpha scattering experiment. So depending upon that, Rutherford ने अपना पूरा का पूरा मॉडल दिया जिसमें सबसे पहले ही सेड कि उसको बुलाया क्या जाता है, रदरफोर्ड्स मॉडल को बुलाते हैं हम न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। So it is known as the nuclear model of an atom. What were the important characteristics of this model? Number one, center में, according to Rutherford, there is a heavy mass present. ये जो heavy mass है, this is nucleus. Nucleus is going to consist of all the positive charge of the atom that is concentrated in the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? पॉजिटिव चार्ज मीन्स दैट इट इज गोइंग टू हैव प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी काफी बाद में आई थी, नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रॉन्स कैसे डिस्कवर किए गए थे। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स विच आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। तो जो न्यूक्लियॉन्स है वो सारा का सारा मास जितना भी एटम का है दैट इज गोइंग टू बी कॉन्सेंट्रेटेड और दैट इज गोइंग टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स टोटल मास ऑफ द एटम।
हर एक एटम का मास जो है वो डिफरेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि हर एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी, ठीक है। सो ये इसका फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकेंड पोस्टुलेट था कि जो वॉल्यूम न्यूक्लियस की होती है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल in comparison to volume of nucleus is very small in comparison to the volume of the atom, right? क्योंकि हम लोगों ने जब लास्ट वाला टॉपिक किया था तो उसपे what was the diameter of the nucleus? Diameter of the nucleus that was of the order of 10 raised to power minus 13 centimeter, and diameter of atom that is of the order of 10 raised to power minus 8 सेंटीमीटर। तो अगर हम इन दोनों की रेशो लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रेशो दैट इज दोनों को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, डायमीटर ऑफ एटम अपॉन डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, which is equal to 10 raised to power minus 13 upon 10 raised to power, sorry, 10 raised to power minus 8 upon 10 raised to power minus 13, which becomes equal to 10 raised to power 5. So जो एटम का डायमीटर है that is approximately 10 raised to power 5 times bigger than that of you. ठीक है. Now we had also done the distance of closest approach, वो भी हमने लास्ट वाले टॉपिक में करा है, तो जिन्होंने वो वाला नहीं देखा है टॉपिक प्लीज गो थ्रू इट। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, एक समरी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, तो अल्फा पार्टिकल्स उस डिस्टेंस पे आके रुक जाते हैं और अपने पाथ को डाइवर्ट कर लेते हैं, जिसको हमने डिनोट किया था बाय आर नॉट। अब आर नॉट जो है वो हमें रेडियस ऑफ द एटम प्रोवाइड करता है। तो जब हम लोग रेडियस ऑफ द एटम करते हैं तो रेडियस ऑफ द एटम ने यहाँ पे कंपैरिजन कर लिया, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस आर दैट इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए का क्यूब रूट। ए यहाँ पे क्या है? ए इज द एटॉमिक मास, सॉरी, A is the atomic mass, right? तो R आ गया रेडियस, R नॉट आ गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R नॉट दैट इज इक्वल टू 1.33 into 10 raised to power minus 13 centimeter, ठीक है। Now from here we can also calculate the volume। तो वॉल्यूम क्या होती है? अगर आप वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम इज इक्वल टू आर क्यूब, ठीक है। और अगर हम लोग कह रहे हैं कि हम इसे एज अ स्फेयर ले रहे हैं एक एटम को, देन इट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। नाउ Rutherford, after giving us the expression of the radius of the nucleus, which is equal to r naught into the under root of atomic mass, he helped us to calculate the density. So density that is equal to mass upon volume, mass will be equal to atomic number, जो कि ग्राम्स, atomic number को हमको atomic mass unit में convert करने के लिए क्या करना पड़ेगा? into 1.66 into 10 raised to power minus 24. So this is going to convert the atomic mass into grams upon 4/3 pi r cube. So this is, we are going to calculate the density in grams per centimeter cube. A की वैल्यू रहने देते हैं because A is going to be different for different atoms, into 1.66 into 10 raised to power minus 24 upon
4/3 इंटू 3.14 इंटू आर क्या आ जाएगा, आर नॉट इंटू ए 1/3, आर नॉट की वैल्यू 1.33 इंटू 10⁻⁻³ -13, इसका हम ले लेते हैं क्यूब, और a जो है a 1/3 इसका क्यूब लेंगे, so this will also come as a, ठीक है। so a and a is going to get cancelled, तो हमारे पास वैल्यू जो इसकी आ जाएगी that will be 1.685 into 10⁻14 grams per centimeter cube. So this was the density which was calculated, right, for hydrogen nucleus. ये जो density हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं that is for hydrogen nucleus. Now after that we know that by now we know कि क्या क्या है। सेंटर में हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, जिसको हम न्यूक्लियस बुलाते हैं। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस is very less in comparison to the volume of the atom. Density we have calculated. If you want to calculate the ratio between the volume, that also we can calculate. So that will be volume of atom upon volume of the nucleus, which is 10⁻⁻8 cube upon 10⁻⁻13 cube, which becomes equal to 10⁻50. So the difference in volume of both the nucleus and atom that becomes equal to 10⁻50. ठीक है। फिर उसके बाद एक एटम में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट भी प्रेजेंट है। So what is this extra nuclear part? Let's discuss. Extra nuclear part is going to consist of electrons. ये जो electrons हैं ये revolve कर रहे हैं around the nucleus in orbits, ठीक है। और जितने भी electrons हैं, of course there is going to be, जब वो orbits में revolve कर रहे हैं तो there is going to be centrifugal force। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन्स का बिकॉज ऑफ द चार्जेस, दैट इज बैलेंस्ड बाय, co-balanced by the forces of attraction between the electrons and electrons which are negatively charged and the nucleus which is going to be positively charged, ठीक है। तो अब यहाँ पे centrifugal force is because electrons जो हैं they are revolving around the nucleus, तो इसलिए हम इनको क्या बुलाते हैं, they are also known as planetary electrons. Okay, so this is what the Rutherford's model was. So the Rutherford's model was quite similar to the solar system. Not that कि बहुत ज़्यादा similar, but quite similar. Differences ये थे कि ये charged particles हैं और planets और sun जो है वो charged particles नहीं होते हैं. So these were the dissimilarities between the solar system and the planetary electrons. But रथफोर्ड का मॉडल भी जो था उस पे बहुत सारे ड्रॉबैक्स, क्योंकि फर्स्ट जो ड्रॉबैक था कि वो जो स्टेबिलिटी है एक एटम की उसको डिफाइन नहीं कर पाए। व्हाई? बिकॉज कि अगर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा, इट विल कीप ऑन लूजिंग एनर्जी। So let's go on to the drawbacks of the Rutherford's model. The first one is कि जो हमारे पास क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होती है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी
जब भी एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशंस में मूव कर रहा है, it will keep on emitting radiations in the form of sorry, in the form of electromagnetic radiation. ठीक है, तो अब न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है, तो डेफिनेटली जो न्यूक्लियस है दैट इज गोइंग टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, एंड हर एक टर्न पे जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल कीप ऑन कमिंग क्लोजर टू द न्यूक्लियस इन अ स्पाइरल पाथ. ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करना शुरू करेगा तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ electromagnetic radiations, and a time will come when it will go inside the, or it will fall inside the proton and the atom that will collapse, right? और बोहर ने अपनी कैलकुलेशंस करी एंड ही सेड कि एक एटम अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड्स मॉडल should collapse in 10 raised to power minus 8 seconds. So as the atom is quite stable, so definitely जो Rutherford's model था वो overruled. Second very important concept over here was कि अगर एटम मूव कर रहा है तो वो एनर्जी जब लूज करता है और वो एनर्जी कंटिन्यूसली लूज कर रहा है ना, यही बोल रहे हैं ना हम कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली लूज कर रहा है. तो अगर वो एनर्जी कंटिन्यूसली लूज कर रहा है तो जो स्पेक्ट्रम एटम का होता है दैट शुड बी अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, राइट? बट जब स्पेक्ट्रम हम एटम के देखते हैं तो एटम के जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो कंटिन्यूस नहीं होते, उसमें well defined lines are going to be there. So it is basically a discontinuous spectrum, which we will also study under the spectra of various atoms, which is going to be our topic after a few days. तो क्योंकि discontinuous spectrum है, तो again Rutherford's model was a failure. Right? Now, after this, after the Rutherford model was a failure, then again, everything started. सारे experiments दोबारा से जो हैं वो start हो गए. Electromagnetic radiations क्या होती है, spectrum कैसे बनते हैं. उसके बाद then Bohr gave his model. So we will continue with the story, but अपने next topic में, तब तक आपने क्या करना है? Number 1, please Telegram channel को ज्वाइन करो ताकि आप मेरे साथ क्वेश्चंस कर सको. हर एक के नोट्स जो है, हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज नोट्स ले सको, ये आपको रिवीजन में काफी है. So till my next class, it's bye bye from my side. Stay tuned.